आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। 10 नवंबर बुधवार की ये शाम है। गलियों से छठी मैया के खूबसूरत गीतों की गूंज उठ रही है, चौराहों पर सजावट है और इस गुलजार शाम में आइए थोड़ा सा देश विदेश में क्या हो रहा है उससे भी अपडेट हो जाते हैं। तो आज जिन खबरों पर बात करेंगे उनमें सबसे पहले जानेंगे कि दिल्ली में एनएसए डायलॉग में क्या निकला, अफगानिस्तान मुद्दे पर 8 देशों की इस बैठक में क्या तय हुआ, जानेंगे। फिर बात करेंगे कासगंज में पुलिस थाने में एक शख्स की हुई संदिग्ध मौत की, पुलिस इसे खुदकुशी बता रही है, जानेंगे क्या है पूरा मामला। और फिर करेंगे रुख जीका वायरस की खबरों का और जानेंगे कि आखिर कब खत्म होगा यह वायरस। और आखिर में आपको आंकड़ों के जरिए बताएंगे एक दिलचस्प रिपोर्ट जिसमें जिक्र होगा कि कोरोना काल में नौकरियां गईं, मंदी आई, लेकिन हालात बेहतर होने के बाद किसको नौकरी मिलने के अब सबसे ज्यादा आसार हैं। जानेंगे ये सब कुछ, लेकिन पहले सुन लेते हैं आज की हेडलाइंस खुशबू से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एमपी लैंड स्कीम को वापस से शुरू करने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत फिर से सांसदों को विकास कार्यों के लिए पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए उन्हें 2-2 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी और अगले साल से 5-5 करोड़ दिए जाएंगे। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने आज कहा कि यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर आशा कार्यकर्ताओं को, आंगनबाड़ी कर्मियों को हर महीने 10,000 रुपये दिया जाएगा। भारत के स्वदेशी वैक्सीन को हांगकांग और वियतनाम ने भी मंजूरी दे दी है। अब कोवैक्सीन को मान्यता देने वाले देशों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कहा कि डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में कटौती का केंद्र सरकार का हालिया फैसला बढ़ती महंगाई को देखते हुए काफ़ी पॉजिटिव है। उन्होंने कहा कि फूड इन्फ्लेशन अब नियंत्रण में है, लेकिन मेन इन्फ्लेशन अभी भी उच्च स्तर पर है। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की बेटी को धमकी देने वाले शख्स को मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में हमीदिया अस्पताल में आग लगने के मामले को लेकर राज्य सरकार ने कार्रवाई की है। हमीदिया अस्पताल के तमाम बड़े पदाधिकारियों को हटा दिया गया है, साथ ही उच्च स्तर की जांच के आदेश दिए गए हैं। बिहार में कथित तौर पर जहरीली शराब की वजह से मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र में पिछले 24 घंटे के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अभी भी आधा दर्जन लोग बीमार बताए जा रहे हैं। इस दौरान हालांकि एक बार फिर कार्रवाई के नाम पर थाना प्रभारी और चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है और छापेमारी के दौरान इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और इंस्टाग्राम एक नए सब्सक्रिप्शन फीचर पर काम कर रहा है। इसके तहत कंटेंट एक्सेस करने के लिए यूजर्स को हर महीने 89 रुपये देने होंगे। कंपनी का कहना है कि इससे इंस्टाग्राम क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को फ़ायदा मिलेगा। फिलहाल कंपनी ने इस पेड फीचर के बारे में ऑफिशियल पॉलिसी जारी नहीं की है। अफगानिस्तान को लेकर दिल्ली में 8 देशों के एनएसए आज जुटे। भारत के अलावा इसमें रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे। आपसी बैठक के बाद सभी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके ये माना कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुताबिक अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो सर्वसमावेशी हो। हालांकि पाकिस्तान को भी इस बैठक में आने का न्योता मिला था, मगर वो नहीं आया। इसके पहले 2018-2019 में जब ईरान ने अफगानिस्तान मुद्दे पर एनएसए मीटिंग की थी, तब भी पाकिस्तान जिद पर अड़ा था कि अगर भारत को बुलाया गया तो वो नहीं आएगा। चीन ने भी यही किया, न्योता मिलने के बावजूद शामिल होने से इनकार कर दिया। हालांकि उसने अपनी व्यस्तता का कारण गिनाया और कहा कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर वो भारत के साथ काम करने की कोशिश जरूर करेगा। खैर, जो आया उन सभी की सहमति से दिल्ली डिक्लेरेशन जारी किया गया, जो बहुत ही अहम है। सभी ने तय किया कि अफगानिस्तान की जमीन से उपजी चुनौतियों का सामना हम मिलकर करेंगे। हमने इस बारे में बात की आज तक रेडियो के रिपोर्टर मंजीत नेगी से, जो इस वक्त फिलहाल दिल्ली में है। मेरा पहला सवाल तो यही है कि इस एनएसए मीटिंग का जो हासिल है वो दिल्ली डिक्लेरेशन है। इस डिक्लेरेशन में क्या कहा गया है? देखिए, काफी महत्वपूर्ण बैठक थी। हालांकि पाकिस्तान को भी इसमें पड़ोसी देश होने के नाते बुलाया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने बैठक में आने से इनकार कर दिया था।
और इस वक्त जबकि कोशिश ये है चीन और पाकिस्तान की कि अफगानिस्तान में भारत की जो भूमिका है वो भारत वहां पर अपनी भूमिका को न बढ़ा पाए, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले 10 सालों के दौरान भारत ने भी वहां के नवनिर्माण में काफी अहम भूमिका निभाई। वहां पर जो सड़कों का निर्माण है, वहां पर हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वहां की संसद है, तमाम ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए हैं। और जहां तक आज की जो एनएसए की बैठक है और उसमें दिल्ली में जो वक्तव्य जारी किया गया उसके बाद उसमें साफ तौर पर कहा गया कि अफगानिस्तान को आतंकवाद का अड्डा नहीं बनने दिया जाना चाहिए। अफगानिस्तान में आतंकियों की ट्रेनिंग, अफगानिस्तान की जो जमीन है वहां पर उसकी फाइनेंसिंग, ट्रेनिंग और प्लानिंग को नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही वहां पर कहा गया कि साझा कोशिश होनी चाहिए अफगानिस्तान में शांति के जो प्रयास हैं वहां की जो सरकार काम करे। और इसके साथ ही वहां पर खासतौर से जो वहां पर महिलाओं के अधिकार हैं, वहां के जो दूसरे अल्पसंख्यक हैं, वहां के जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, उनके अधिकारों की वहां पर रक्षा होनी चाहिए। तो एक तरह से पड़ोसी देशों की जो चिंता है उस पर फोकस किया गया। और साथ ही ये भी कहा गया कि वहां पर जो आसपास के पड़ोसी देश हैं वो क्या भूमिका निभा सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान में अभी तक जो हालात हैं, जो तालिबान सरकार वहां पर काम कर रही है, उसके कामकाज को लेकर अभी तमाम देशों में आशंका है। उसके बीच में ये राष्ट्रीय सलाहकार स्तर की जो बातचीत रही, बैठक रही दिल्ली में तमाम पड़ोसी देशों को पाकिस्तान को छोड़कर, उसमें ये बातें सामने आई है। हालांकि अफगानिस्तान की तरफ से इसमें कोई प्रतिनिधि नहीं था, क्योंकि वहां पर अभी इस तरह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फिलहाल कोई नहीं है, तो उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं था। लेकिन तमाम जो महत्वपूर्ण देश हैं, रूस, ईरान, भारत, इन तमाम देशों के अलावा सभी जो पड़ोसी देश हैं उन्होंने इस बैठक में हिस्सा लिया। ये भी बताइए कि क्या एनएसए मीटिंग के अलावा अलग से भी कुछ मुलाकातें हुई हैं इसमें? देखिए, 2 दिन की ये बैठक थी। कल सभी जो अलग अलग देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो दिल्ली पहुंचे थे, जिसमें ईरान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। कल भी सभी लोगों ने बैठक की थी, अलग अलग 1-to-1 बैठक एनएसए डोभाल के साथ और भारत के साथ उनके क्या खासतौर से जो सामरिक समझौते हैं, सामरिक रिश्ते हैं, उसको लेकर बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच में किस तरह के आतंकवाद की जो लड़ाई है, साझा चुनौती है। इसके अलावा रूस के साथ काफी भारत के जो सेनाओं के सामरिक हित जुड़े हुए हैं। भारत काफी बड़ी संख्या में रूस से हथियार लेता है, खासतौर से नौसेना के लिए, सेना के लिए। उसको लेकर भी अभी S-400 जो एक अहम रक्षा सौदा है भारत और रूस के बीच में, तो उस पर भी बातचीत हुई है। इसके अलावा और भी जो देश हैं, ईरान के साथ भारत का बंदरगाह का मुद्दा है और खासतौर से जो वहाँ से जो दूसरे सामरिक रिश्ते हैं उसको लेकर बातचीत हुई। बाकी देश जो हैं उनके साथ भी एनएसए डोभाल की बैठक हुई है। आज भी बैठक में आज जब जो वक्तव्य जारी किया गया, साझा वक्तव्य जारी किया गया था सभी एनएसए की तरफ से, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और उसके बाद ये जो आज का वक्तव्य है वो जारी किया गया। हालांकि यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होगी कि चीन और पाकिस्तान लगातार एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि भारत को अफगानिस्तान से बाहर किया जाए। भारत की जो भूमिका है, भारत अब तालिबान सरकार बनने के बाद वहां पर पहले से दोबारा न काम कर पाए। लेकिन इस बैठक के बाद भारत ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि भारत की जो भूमिका रही अफगानिस्तान को लेकर, वहां के पुनर्निर्माण को लेकर, उस भूमिका को निभाता रहेगा और एक पड़ोसी होने के नाते एक एशिया क्षेत्र में भारत की जो एक ताकत है उस के लिहाज से भारत अपनी भूमिका निभाता रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के राज में कल एक बार फिर पुलिस कस्टडी में एक मौत हुई है। मामला कासगंज का है और मौत जिस शख्स की हुई है उसका नाम है अल्ताफ। वो सदर कोतवाली क्षेत्र के नगला सैयद अहरोली का रहने वाला था और बताया जा रहा है कि वो एक दिन पहले यानी सोमवार को एक लड़की के साथ कहीं भाग गया था। मामला लव अफेयर का था। पुलिस ने इसी मामले में अल्ताफ को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया था और फिर यहां पुलिस थाने में ही बने बाथरूम में उसकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पुलिस की ओर से एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने इस पूरी घटना की जो कहानी बताई है, पहले आप वो सुनिए। हालांकि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, कई लोगों ने सुन भी रखा होगा।
देखिए, कोतवाली कासगंज में एक 366 आईपीसी के एक प्रकरण के संदर्भ में एक व्यक्ति जिसका नाम अल्ताफ सन ऑफ चाहत मियां है, उसको थाने में अर्ली मॉर्निंग बुलाया गया था। उसने पूछताछ के दौरान वहां पे बैठे पुलिसकर्मी से उसको वॉशरूम जाने हेतु अनुरोध ने किया था, जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था, उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। जब वो बहुत समय बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी अंदर चले गए और उसको बेहोशी की हालत में उसको उठाते न हुए उसको सीएचसी अशोकनगर कासगंज में ले जाया गया। वहां पे प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही में इस प्रकरण में जो पुलिसकर्मियों की लापरवाही इसमें है उनके खिलाफ एक सस्पेंशन का आदेश मेरे द्वारा किया गया है। 5 पुलिसकर्मियों को इसमें सस्पेंड किया जाएगा। तो इस मामले में इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड जरूर कर दिए गए हैं, लेकिन एसपी बोतरे के बयान पर लोग सवाल उठा रहे हैं। कोई ये मानने को राजी नहीं है कि हुड की डोरी को नल में बांधकर कोई अपने आप को फांसी कैसे लगा सकता है। खैर, इस घटना के बाद अब से कुछ देर पहले थाने के बाथरूम का जायजा लेने आज तक रेडियो रिपोर्टर आयेंद्र सिंह खुद पहुंचे थे। मैंने उसी वक्त उन्हें फोन किया था। सुनिए उन्होंने हमें क्या बताया। देखिए, जब ये अल्ताफ नामक जो व्यक्ति था उसने हवालात के जो बाथरूम है उसमें आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद हम वहाँ जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। इसमें ना तो कोई नल दिखाई दे रहा है और ना ही कोई पाइपलाइन दिखाई दे रही है ताकि वह जो फांसी का फंदा लगाकर अपनी आत्महत्या कर ले। ऐसा असंभव माना जा रहा है कि उसने यहाँ कुछ ऐसा सामान नहीं हमें देखने को मिला ताकि वो अपने आप को खुदकशी कर ले। और इसके बाद जो सरगर्मियां, राजनीतिक सरगर्मियां हैं, बहुत तेज हो गई हैं। पुलिस की थ्योरी पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। तो ये थे कासगंज में आज तक रेडियो रिपोर्टर आयेंद्र, और इस मसले पर मैंने केरल पुलिस में डीजीपी रह चुके एनसी अस्थाना से भी बात की। अस्थाना जी ने पुलिस और उसके सिस्टम पर कई किताबें भी लिखी हैं। उनसे मैंने पूछा कि क्या इस पूरे प्रकरण में क्या लूपहोल्स लग रहे हैं, क्या प्राइमा फेसी उन्हें यूपी पुलिस की कहानी पर यकीन हुआ। मुझे कतई भरोसा नहीं हो रहा है। जो एसपी साहब कहानी सुना रहे हैं, आपने लूप होल की बात की, उसमें तो छेद ही छेद हैं। वो कहानी सर्वथा अविश्वसनीय है। और जो वो कह रहे हैं कि अपने जैकेट के हुड के ड्रॉ स्ट्रिंग से नल से फांसी लगाने का प्रयास किया या अपना गला घोंटने का प्रयास किया, वो साइंटिफिकली संभव नहीं है। क्योंकि अगर कोई स्वयं अपना गला घोंटने का प्रयास करता है ऐसी स्थिति में जिसमें कि वो लटक नहीं रहा है, चाहे फुली या पार्शियली, तो उसमें जैसे ही बेहोशी आना आरंभ होगी हाथ ढीले पड़ जाएंगे। तो इस तरह से करना संभव नहीं है। आज तक फोरेंसिक मेडिसिन की किसी भी अच्छी किताब में इस तरह की घटना का जिक्र नहीं किया गया है। मतलब ये कोई भी डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकता कि मैं अपने गला स्वयं घोंट लूं। और इतना लंबा ड्रॉ स्ट्रिंग होता भी नहीं है कि उससे फंदा सा बना लिया जाए नल में लगा के 2 फुट की ऊंचाई पे। तो एसपी साहब जो भी कहानी सुना रहे हैं वो प्रथम दृष्टया सर्वथा अविश्वसनीय है। अस्थाना जी, कोई कैदी हो जो कस्टडी में हो और इस तरह की घटना हो जाए तो क्या किया जा सकता है? इस पर्टिकुलर केस में अब जांच कैसे होनी चाहिए? पहली बात तो ये कि जहां तक मैंने मीडिया में देखा है, उस लड़के को केवल पूछताछ के लिए बुलाया गया था। संभवतया उसकी फॉर्मल गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी, तो कैदी उसको नहीं कहा जा सकता है। ऐसे भी पुलिस की कहानी ये है कि वो पूछताछ के दौरान बाथरूम करने के बहाने से गया। और अब तो चूंकि मृत्यु हो ही चुकी है, इसलिए पूरी तरह से ये मतलब अब जो न्याय पाने की आशा है वो इस पर टिक जाती है कि पोस्टमार्टम कितनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और कितनी ईमानदारी के साथ किया जाता है। चूंकि ये कस्टडी में डेथ का मामला है, इसलिए पीयूसीएल केस में जो जजमेंट दिया गया था उसके हवाले से पोस्टमार्टम जो है, ये पहली बात तो ये कि इसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए पोस्टमार्टम की। और दूसरा ये कि ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि अगर छोटे जिले में हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टरों से ही कराया जाए पोस्टमार्टम। कानून में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। जनता में न्याय के प्रति आस्था उत्पन्न करने के लिए किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में जहां फोरेंसिक मेडिसिन का डिपार्टमेंट हो वहां पर भेजा जा सकता है और वहां पर वीडियोग्राफी का प्रबंध कराया जा सकता है। भूतकाल में एक बार नहीं अनेक बार ऐसा हुआ है जबकि पोस्टमार्टम में
गलती और धांधली दोनों हुई है। जैसे कि आपको बदायूं रेप केस याद होगा, इवन ये हाथरस रेप केस में ये हुआ, इसमें न तो पोस्टमार्टम ठीक से हुआ, न पोस्टमार्टम के पहले जीवित रहते हुए फोरेंसिक एग्जामिनेशन ठीक से हुआ था, और पोस्टमार्टम में ऐसी कई बातें मूर्खता पूर्वक लिख दी गई थी, इवन सफदरजंग में ऐसी बातें लिख दी गई थी जिनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो 2013 का भंडारा रेप केस है, सबको मालूम है कि उसमें 2 बार पोस्टमार्टम किया गया, 3 लड़कियां कुएं में डूब के मरी पाई गई थी, और दोनों में डायमेट्रिकली अपोजिट रिपोर्ट दी गई। मैं इसको एम्फसाइज करना चाहूंगा कि डायमेट्रिकली अपोजिट, क्योंकि दोनों तो सही हो नहीं सकते। अगर जो भी सही या गलत है, जो गलत है उसको दंडित क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अगर ऐसे ही गलतियां लोग करते रहे तो न्याय की तो कितनी ही बार हत्या होती रहेगी। इस मामले में सारा दारोमदार इसी पर है कि पोस्टमार्टम कैसे होता है। और जहां तक मृतक के परिवार का सवाल है, वो लोग एक मतलब सेकंड पोस्टमार्टम की डिमांड भी कर सकते हैं। उनकी तरफ से किसी को ये मांग उठानी चाहिए कि अच्छी जगह पर पोस्टमार्टम हो, और अगर उसमें आस्था नहीं है तो ये भी प्राविधान है कि डेड बॉडी को एक्सह्यूम करके पोस्टमार्टम किया जा सकता है। शोपियां रेप केस में तो 4 महीने बाद पोस्टमार्टम एक्सह्यूम करके कर लिया गया था। आयेंद्र सिंह और एनसी अस्थाना साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भारत में डेंगू के मामले अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कुछ दिनों से जीका वायरस के बढ़ते मामलों की भी खबरें आ रही हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के कानपुर से। यहां पहला मामला आया था अक्टूबर 16 को। इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर संक्रमित हुए थे। उसके बाद से लेकर अभी तक 100 का आंकड़ा पार हो गया है। बढ़ते जीका वायरस के मामलों के मद्देनजर हालात का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज कानपुर के दौरे पर थे। योगी ने कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑडिटोरियम में जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की और वायरस से निपटने को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले इसी साल जून में केरल की एक गर्भवती महिला भी जीका इन्फेक्शन हुआ था। फिर जुलाई में भी महाराष्ट्र में मामला सामने आया था। केरल में उस वक्त जब 590 ब्लड सैंपल्स की जांच हुई थी, आपको याद होगा, इसमें करीब 12% लोग जीका पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि जब 2017 से केसेस कम होने लगे तो WHO ने भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन अपडेट करना बंद कर दिया था। लेकिन भारत के लिए जीका का बढ़ना कोई अच्छा संकेत नहीं है, और ऐसे ही अगर ये बढ़ता रहा तो ये लंबा हमारे साथ रह सकता है। तो समझते हैं कि भारत के लिहाज से ये क्यों इतना कंसर्निंग है और इसके रहने की कितनी आशंका है। और ये पूछा मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल में इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर कीर्ति सबनीस से। देखिए, कैसे है कि जीका वायरस इंडिया में 2017 से ही पाया गया है। तो वो जीका वायरस एक मस्कीटो से होने वाला, मच्छर के काटने की वजह से होने वाला बीमारी है, जो वायरस बीमारी है। तो हम लोग के पास जो सेम मस्कीटो जो डेंगू करते हैं, चिकनगुनिया करते हैं, वही मच्छर ये जीका का बीमारी फैलाते हैं। तो हम लोग के पास मतलब होस्ट भी है, वायरस भी है, हम लोग के पास डिसीज ट्रांसमिट करने वाला वेक्टर भी है। तो ये तो होना ही है कि हम लोग के पास केसेस ज्यादा दिखेंगे। बट लेकिन अगर हम लोग ने अच्छे से बेसिक चीजें जो मस्कीटो ब्रीडिंग के लिए हम लोग जो डेंगू के लिए, चिकनगुनिया के लिए कर रहे हैं, वही अगर हम लोग फॉलो करें तो ये कंट्रोल हो जाएगा। ये कंसर्निंग है मेनली फॉर नॉट फॉर एवरीवन, बिकॉज अदरवाइज जो बच्चों में या फिर एल्डरली लोगों में ये माइल्ड डिसीज ही करता है। मेनली इसका कंसर्न हम लोग को है प्रेग्नेंट लेडीज में, जिसकी वजह से कभी कभी ब्रेन ग्रोथ पे असर हो सकता है। इसीलिए हम लोग को इसको केयरफुली हैंडल करना जरूरी है। अभी भारत के सामने बड़ी चुनौती क्या है और क्यों इससे निपटना हमारे लिए मुश्किल है? जीका वायरस से निपटना हम लोग को रिलेटिवली मुश्किल होगा। जितना हम लोग ने कोरोना का कंट्रोल कर सके, इतना जीका का कंट्रोल कर सकेंगे ऐसा थोड़ा कहना मुश्किल रहेगा, क्योंकि इसका फैलाव भी ऐसा ही होता है जैसे डेंगू और चिकनगुनिया का हो रहा है। अब वैसे भी देखते रहेंगे कि जैसा कंस्ट्रक्शन बढ़ता जाएगा, जैसा पानी का ठीक से हम लोग सैनिटाइजेशन मेंटेन नहीं कर पाएंगे, वैसे डेंगू और चिकनगुनिया बढ़ता है, वैसे जीका भी बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग को ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम लोग को जो अर्बन एरियाज है, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे जो पानी का ठीक से सैनिटाइजेशन है, वो मेंटेन करना पड़ेगा। तभी हम लोग जीका का या फिर डेंगू का कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसीलिए ये सबसे बड़ी चुनौती हम लोग के पास है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है और ये कंट्रोल, बेसिक सैनिटाइजेशन, कंस्ट्रक्शन का जो कंट्रोल है, वो हम लोग को करना लार्ज स्केल पे
अब तक तो पॉसिबल इतना इफेक्टिवली नहीं हुआ है। इसीलिए चैलेंज हम लोग को ये रहेगा, क्योंकि वैसे ही जैसा कोरोना में या फिर बाकी का संसर्गजन्य रोग में जैसा डेथ से रिलेटेड रिस्क रहता है, वैसे जीका में डेथ रिलेटेड रिस्क नहीं है, लेकिन कंजेनिटल डिफेक्ट का रिस्क है, ट्रांसमिशन का रिस्क है, डायग्नोसिस हम लोग को टेस्टिंग करने के लिए भी PCR सब जगह जीका का मौजूद नहीं है। तो ये सब हम लोग को स्केलिंग अवेलेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा, जैसे हम लोग ने कोरोना के लिए किया। अच्छा डॉक्टर, जैसा कि आपने कहा कि प्रेग्नेंट वुमेन ज़्यादा रिस्क पर रहती हैं, तो क्या ज़रूरी प्रिकॉशन है जो फॉलो करना चाहिए? प्रेग्नेंट फीमेल्स में जीका अगर प्रादुर्भाव प्रेगनेंसी में हो जाए तो बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अफेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए अगर फीमेल्स को प्रेगनेंसी में आपके एरिया में अगर जीका का प्रादुर्भाव दिखाई दे रहा है और आप प्रेग्नेंट है और आपको फीवर, जॉइंट पेन, जीका जैसे लक्षण दिखे हैं, तो आपको जाके आपके गायनेकोलॉजिस्ट को बताना होगा। और जीका का ब्लड टेस्ट अभी अवेलेबल है, तो बेटर रहेगा प्रेगनेंसी में उस बार हम लोग ब्लड टेस्ट जब एक्टिव फीवर रहता है तभी कर लें। और बेबी का रूटीन जो स्क्रीनिंग रहता है अल्ट्रासाउंड, वो भी डिटेल में करवा लें। हम लोग अगर बच्चे को जीका वायरस होने के चांसेस है कि नहीं है, हम लोग स्कैनिंग पे मदर के ब्लड टेस्ट पे कर सकते हैं। लेकिन ये सब होने से पहले मैं कहूंगी कि प्रेग्नेंट फीमेल्स ने बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन लेना चाहिए फॉर प्रिवेंटिंग मस्कीटो बाइट। उससे और जो वैक्सीनेशन रहते हैं प्रेगनेंसी में, जैसे कि टिटेनस और फ्लू, वो कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। वो कंप्लीट करेंगे तो ये मस्कीटो बाइट की वजह से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका ये सब प्रिवेंट हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर कीर्ति। कोविड ने हर मोर्चे पर हमें तोड़ा। स्वास्थ्य से लेकर अर्थव्यवस्था, हर तरफ हम धराशायी हुए। कहीं से उम्मीद की किरण अगर आती तो अगले ही पल यहां वहां बढ़ते मामले मायूस कर देते। इसकी वजह से कारोबार के साथ साथ सर्विस सेक्टर, खासकर टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री पर जो असर पड़ा, उससे अब तक हम लोग उबर नहीं पाए हैं। जिनकी महज तनख्वाह कटी वो एक छोटी मुसीबत थी, लेकिन जिन लोगों ने अपनी आजीविका गंवाई उनकी संख्या बहुत बड़ी थी। देश भले ही कोरोना से और उस वजह से हुए लॉकडाउन से उबरने लगा हो, लेकिन रोजगार के नए मौके फिलहाल कहां हैं और कितने हैं, ये बहुत हद तक साफ नहीं है। ऐसे माहौल में एक सर्वे आया है नौकरी जॉब स्पीक का, जो थोड़ी सी आईने पे लगी गर्द को साफ करता है और बता रहा है कि अब पोस्ट कोविड एरा में किसको नौकरी मिलने के आसार ज्यादा हैं। तो इस सर्वे की मेजर फाइंडिंग्स क्या रही, किसने किया है ये सर्वे, पूछा मैंने इंडिया टुडे इंटेलिजेंस यूनिट के सम्राट शर्मा से। पैंडेमिक के दौरान लोगों की नौकरियां लाखों में गई हैं और अब जब कोरोना की रफ्तार भी थोड़ी कम हो रही है तो नौकरियों का बढ़ना भी अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। ऐसे में नौकरी जॉब स्पीक सर्वे एक होता है जो कि हर महीने Naukri.com जो कंपनी है वो अपने डेटाबेस के हिसाब से ये सर्वे रिलीज करती है हर महीने, और इसमें ये बताती है कि पिछले साल उसी महीने के मुकाबले इस साल इस महीने में नौकरियों की रफ्तार कैसी रही और किन को नौकरियां ज़्यादा मिली। तो ये देखा गया है कि अक्टूबर 2021 में अक्टूबर 2020 के मुकाबले 8 से 12 साल जिनका वर्क एक्सपीरियंस रहा है उनको सबसे ज़्यादा नौकरियां मिली है और ये 55% बढ़ी हैं और ये सबसे ज़्यादा है। जैसे अगर 0 से 3 साल जिसका वर्क एक्सपीरियंस रहा है उनकी नौकरियां 36% बढ़ी हैं। 4 से 7 साल जिसका वर्क एक्सपीरियंस रहा है उसकी नौकरियां 45% बढ़ी हैं। 13 से 16 साल वाले 36 और 16 से ज़्यादा वाले 30%। तो 8 से 12 साल यानी ये सीधा इंडिकेशन है कि कंपनियां उनको प्रेफर कर रही हैं जो कि थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं और जो नए वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल सकें और जो वर्कफोर्स है उसको भी मैनेज कर सकें। सम्राट, जो मेजर सवाल है, कौन से सेक्टर्स और प्लेसेस हैं जहां ये संभावनाएं बहाल हुई हैं? नौकरियों का ऐसा है कि बेशक ही मेट्रो सिटीज़ में नौकरियां ज़्यादा है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, और इन शहरों में ज़्यादा नौकरियां हैं। पर अगर सेक्टर की बात की जाए कि कौन से सेक्टर में नौकरियां सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी हैं, तो बेशक इसमें सबसे ऊपर आता है आईटी, क्योंकि जब कोरोना वायरस पैंडेमिक हुआ तो सारी कंपनियों को पता चल गया कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है और क्या आगे भी हो सकता है। तो वर्क फ्रॉम होम हो या क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स हो या फिर ग्लोबल तौर पर एक दूसरे से कनेक्टिविटी की बात हो, तो आईटी पर
जैसे जैसे निर्भरता बढ़ी वैसे वैसे नौकरियां भी बढ़ी। तो 2020 के अक्टूबर के मुकाबले 2021 के अक्टूबर में 85% ज़्यादा आईटी के जॉब्स जनरेट हुए, और आईटी के बाद टेलीकॉम का नंबर सबसे उसके बाद आता है, जो कि 84%, यहाँ पर हायरिंग ज़्यादा हुई। आईटी और टेलीकॉम के बाद बाकी रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन और बैंकिंग, इंश्योरेंस और रियल एस्टेट, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा नौकरियां बढ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सम्राट शर्मा। तो इसी खबर के साथ दिन भर को ये ख़त्म करने का वक्त आ गया है। कैसा लगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट, हमें मेल करके ज़रूर बताइएगा। हमारा पता है radio@aajtak.com। इस पॉडकास्ट की प्रोड्यूसर थी खुशबू कुमार और साउंड एडिट किया है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। छठ आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।